Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। तो महाराष्ट्र बोर्ड HSC 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट, आप लोगों के लिए हमने इस साल एक वन शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था और इस वन शॉट लेक्चर सीरीज में हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12 ये सारे चैप्टर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स हो गए टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 चैप्टर हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। और आपकी ही एक्सक्लूसिव डिमांड पे मैं आज चैप्टर नंबर 11 का वन शॉट लेक्चर लेकर आई हूँ। इस चैप्टर में मैं सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। जो टॉपिक पिछले 3 साल से बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट नहीं हो रहे हैं वो टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखना है तो आप हमारा लास्ट ईयर का वन शॉट वीडियो देख सकते हो, उसमें पूरा चैप्टर कवर किया है। इस बार मैंने कुछ नया सिस्टम स्टार्ट किया है, मैं सिर्फ पीवाईक्यू वाले टॉपिक्स आपको पढ़ा रही हूँ ताकि जिन बच्चों को लास्ट मिनट सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिविजन करना होता है तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिविजन कर सकते हैं। चल स्टार्ट करते हैं अपने 11 चैप्टर के साथ, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर में से हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं ये देखो। हम ये सारे टॉपिक्स करने वाले हैं 2022, 2023 और 2024 के एग्जाम्स के हिसाब से इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 4, 7 एंड 11 ये सारे टॉपिक्स हम नहीं करने वाले हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई बच्चा सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप हमारा लास्ट ईयर का वन शॉट लेक्चर देखो, लेकिन अगर कोई बच्चा 2025 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ जो टॉपिक रिपीट हुए हैं पिछले 3 साल में। अगर आपने अब तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल करके फ्री मटेरियल का फायदा उठा सकते हो। आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और जो बच्चा हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो वो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकता है। मॉक टेस्ट में हमने आपको 2000-2500 एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं, तो 2000-2500 एमसीक्यूज आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपकी एमएसटी सीईटी की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी और बीएससी नर्सिंग की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। टॉपिक नंबर 1 हम नहीं करने वाले हैं, टॉपिक नंबर 2 भी हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 में से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। 11.3 का जो टॉपिक है 11.3, इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है पहले वो देख लेते हैं कि लास्ट 3 साल में बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलो देख लेते हैं। दिस इज नॉट फॉर 11.3, दिस इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम 11.3। ये देखो 2023 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था टॉपिक नंबर 11.3 से कि जो प्लांट उगाने के लिए हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम यूज करते हैं उसका पीएच क्या होता है। तो उसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ यही टॉपिक 11.3 में से आया था, बाकी 11.3 में से और कुछ भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो चलो 11.3 देखते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर का टॉपिक देख लेते हैं। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जाऊंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन में आपको बता देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बुलेट पॉइंट्स काफी इजीली याद रहते हैं। ओके, सो टिश्यू कल्चर मतलब क्या होता है? टिश्यू कल्चर यानी एक टाइप का प्लांट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है जिसमें हम प्लांट्स को लैब में ग्रो करते हैं। यहाँ पर हम सेल, टिश्यू या अलग अलग ऑर्गन्स को जब हम लैब में ग्रो करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंडर, असेप्टिक और एनवायरमेंटल कंडीशंस, कंट्रोल्ड कंडीशंस। असेप्टिक मतलब क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जब भी आप लैब में किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम कर रहे हो, प्लांट सैंपल के ऊपर, एनिमल सैंपल के ऊपर, तो वहां पर और कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं असेप्टिक कंडीशन। और कंट्रोल्ड कंडीशन मतलब क्या होता है कि आप जिस लैब में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां का टेम्परेचर, वहां का पीएच, वहां का ह्यूमिडिटी, वहां का मॉइस्चर कंटेंट, सब कुछ पहले से कंट्रोल्ड पीएच सेटिंग, सब सेटिंग सेट किया हुआ होता है। ठीक है, तो इन कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ लाइट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ऐसे वातावरण में जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई टिश्यू ग्रो करते हैं तो उस टेक्निक को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। द प्लांट पार्ट यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एज एक्स प्लांट। तो प्लांट का जो पार्ट हम अपने टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए यूज करते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं एक्स प्लांट। अब यहाँ पर टिश्यू कल्चर के प्रिंसिपल्स हमको क्या बताए गए हैं? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है? एक सिंगल टिश्यू से जब आप मल्टीपल ऑर्गन्स ग्रो करते हो तो उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। जैसे कि एक सिंगल सीड से हमको रूट भी मिलता है,
हमको स्टेम भी मिलता है, हमको फ्लावर भी मिलता है, हमको लीव भी मिलता है। तो ये जो सीड है, ये सीड एक टोटीपोटेंट सीड है। तो टोटीपोटेंसी यानी एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड रीजनरेट इनटू अ होल न्यू प्लांट। और ये प्रोसेस लैब में कैरी आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, जिनकी मदद से हम प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। मॉर्फोजेनेसिस यानी ऑर्गन फॉर्मेशन। और ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज हेबरलैंड। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको सीईटी में पूछा जा सकता है। टिश्यू कल्चर प्रोसेस करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? वी नीड एसेंशियल मिनरल्स, जो ग्रोथ मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। We need all the growth factors, carbohydrates, proteins and fats. We need growth hormones, we need vitamins and plant tissue culture technique अगर आपको लैब में करना है, आपको प्लांट अगर लैब में उगाना है, तो आपको ऐसा अगार की जरूरत पड़ेगी। ये जो जेल होता है, इस जेल को हम अगार बोलते हैं। इस अगार के अंदर हम प्लांट ग्रो करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं अगार फॉर सॉलिड मीडियम इन कैलस कल्चर। यानी जब आप ट्यूब के अंदर अपना प्लांट ग्रो करोगे, तो ये जो कॉटन जैसी जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, इस कॉटन की ग्रोथ को हम बोलते हैं कैलस। और यही कैलस आगे जाके इसमें से रूट्स फॉर्म होते हैं और स्टेम फॉर्म होती है। जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो आपके बॉटनी का एक सब्जेक्ट होगा प्लांट टिश्यू कल्चर, उसमें आपको ये टिश्यू कल्चर वाला टेक्निक करके दिखाएंगे, ठीक है। और आपको खुद भी एक्सपेरिमेंट करना होगा। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडियम, देखो हर एक टाइप का प्लांट अलग अलग होता है। जैसे एप्पल को हम किसी भी सॉइल में नहीं उगा सकते, गेहूं चावल को हम किसी भी सॉइल या किसी भी सीजन में नहीं उगा सकते। हर एक टाइप के प्लांट के लिए एक स्पेसिफिक सॉइल होती है, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है। वैसे ही जब आप लैब में प्लांट्स ग्रो करते हो, तो उनको ग्रो करने के लिए भी हर एक टाइप के प्लांट के लिए अलग अलग टाइप का स्पेसिफिक मीडियम होता है, यानी स्पेसिफिक अगार होता है। तो ज्यादा करके प्लांट टिश्यू कल्चर में ज्यादा करके जो हम मीडियम यूज करते हैं, कॉमनली जो मीडियम हम यूज करते हैं, उस मीडियम का नाम है मुराशीग एंड स्कूग मीडियम। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इनको बहुत साल लगे ये मीडियम डिजाइन करने के लिए। मीडियम मतलब क्या होता है? ये ना एक टाइप का पाउडर होता है। इस पाउडर को बॉईल करते हैं, इसको जब सॉलिडिफाई करते हैं तो वो जेल बन जाता है, और फिर उसी जेल में हम प्लांट ग्रो करते हैं। लेकिन वो जो पाउडर है वो पॉन्ड्स पाउडर नहीं है, या कोई ऐसा ही आटा उठा के नहीं रख दिया है। ये जो पाउडर है, ये जो मीडियम है ना, ये मीडियम के अंदर कितना परसेंट कार्बन, कितना परसेंट नाइट्रोजन, कितना परसेंट ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम होना चाहिए। एक एक 0.001% की भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इनको सालों लगे, और तब जाके एक परफेक्ट न्यूट्रिएंट मीडियम हमारे पास हाजिर हुआ। सो मुराशीग एंड स्कूग, ये दो साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इन द फील्ड ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। इसीलिए इस मीडियम का नाम हमने रख दिया एमएस मीडियम। तो ये क्वेश्चन भी आपको सीईटी में पूछा जा सकता है। किसने डिस्कवर किया प्लांट टिश्यू कल्चर, कौन से मीडियम में ग्रो किया जाता है, उस मीडियम का पीएच क्या होता है, ऐसे बेसिक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब टिश्यू कल्चर के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप के टिश्यू कल्चर होते हैं। पहला होता है सेल कल्चर, दूसरा होता है ऑर्गन कल्चर, तीसरा होता है एम्ब्रियो कल्चर। सेल कल्चर मतलब क्या होता है? हम सिर्फ प्लांट के सेल्स को लैब में ग्रो करते हैं, ज्यादा उससे बड़ा रूट, फ्लावर, फ्रूट नहीं बनाते, बस बेसिक सेल्स को हम ग्रो करते हैं। ऑर्गन कल्चर में क्या होता है? हम प्लांट के छोटे से पार्ट से पूरा का पूरा नया प्लांट ग्रो करते हैं, दैट इज ऑर्गन कल्चर। और एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है? ये हम सीड, हमारा जो नया नया सीड है, उस सीड का थोड़ा सा पार्ट कट करके मैंने लैब में ग्रो किया, और उससे जो कैलस बनेगा, उस कैलस को मैं स्टोर करूंगी, दैट इज माय एम्ब्रियो कल्चर। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन विट्रो ग्रोथ, आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको 2 टाइप का कल्चर दिखाया गया है। हाँ, पहला है कैलस कल्चर, दूसरा है सस्पेंशियल कल्चर। कैलस कल्चर मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी प्लांट के पार्ट को अपने ट्यूब में डालते हो, और थोड़े दिन के बाद आप देखते हो कि ये जो टिश्यू है, ये जो प्लांट का टिश्यू है, इसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं। तो ये जो टिश्यू है ये ग्रो हो रहा है, और ये कॉटन जैसी ग्रोथ दिखा रहा है। तो जब ये कॉटन जैसी ग्रोथ दिखाता है इसी ट्यूब के अंदर, तो यानी कि हमारा टिश्यू ग्रो हो रहा है, और इस कॉटन जैसी ग्रोथ को हम बोलते हैं कैलस कल्चर। ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ प्लांट सेल्स है, मतलब दिखने में इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, इट इज नॉट फिक्स्ड शेप, इसीलिए इसको बोला है अनडिफरेंशिएटेड। इट डज नॉट शो फिक्स्ड शेप, ओके। और अब इस कैलस में आगे जाके मुझे रूट भी निकालनी है, और इसी से मुझे शूट भी, स्टेम भी प्रोड्यूस करना है। तो उस हिसाब से हम प्लांट में हार्मोन्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, जिसकी मदद से रूट और शूट की ग्रोथ हो सके। एंड नो नीड फॉर एजिटेटर्स। और ये देखो, ये एक सॉलिड मीडियम है ना, ये जो अगार है, ये अगार लिक्विड फॉर्म में थोड़ी ना तो है,
ये सॉलिड फॉर्म में है और सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से इसको हमको कंटिन्यू शेक करने की जरूरत नहीं है, इसको एक जगह रख दोगे तो भी प्लांट अपने आप ग्रो होता रहेगा। तो दे डोंट नीड एनी एजिटेटर, एजिटेटर यानी कि इनको शेकर की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर में क्या होता है, हम लिक्विड मीडियम में अपने सेल्स को ग्रो करते हैं। आपने घर पे देखा होगा कि जब आपके घर में दाल बच जाती है, ठीक है, समझो वो दाल को आपने एक कटोरी में रखा, उस कटोरी को आपने ढक दिया और उस कटोरी को 10 दिन के लिए साइड में रख दो। 10 दिन के बाद आप देखोगे उसके ऊपर पूरी फंगस और हरी हरी ग्रीन ग्रीन बैक्टीरिया की लेयर पूरी जम जाएगी, यानी कि लिक्विड मीडियम में सेल्स की ग्रोथ हो रही है। तो सस्पेंशन कल्चर यानी लिक्विड मीडियम, यहाँ पर जब हम सेल्स की ग्रोथ करते हैं तो यहाँ सेल्स को हम एक्सप्लांट जैसा यूज करते हैं। यहाँ पे हमको ऊपर फंगस ना जमे, इसीलिए हमको उस मीडियम को कंटिन्यू ऐसे शेक करना पड़ता है। अब आप लेके उसको तो जलेबी बाई के जैसे नाच नहीं सकते ना, तो एक डिवाइस आता है माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में, बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में, प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज में, एनिमल टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज में एक बड़ा सा ऐसे डिवाइस रहता है, मशीन रहता है, मतलब ट्रे जैसा रहता है और नीचे उसका जैसे वजन का कांटा होता है ना, वैसे वजन का कांटे जैसा इधर पे एक डिजिटल रिकॉर्डर रखा रहता है। तो उस पर आप सेटिंग सेट करते हो और उस हिसाब से ये जो ट्रे है ये ऐसे ऐसे शेक होता है। अगर आपने सेटिंग सेट की है 10 रोटेशन पर मिनट, तो 1 मिनट में ये ट्रे 10 बार घूमेगा। तो ऐसे 100 बार, 50 बार, 300 बार, 400 बार, 1000 बार आपको कितना फास्ट शेक करना है, आपको ऐसे धीरे धीरे शेक करना है या आपको फास्ट शेक करना है, उसके हिसाब से आप सेटिंग्स कर सकते हो और आपका मीडियम मिक्स होते रहेगा और उसी के अंदर बैक्टीरिया या जो भी सेल की ग्रोथ कर रहे हैं वो सेल्स ग्रोथ होते रहेंगे, ठीक है। बोथ कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर दे नीड सब कल्चरिंग फॉर कंटिन्यूएंट ग्रोथ। अगर समझो एक पर्टिकुलर टाइम तक आपने इस ट्यूब के अंदर प्लांट को ग्रो किया, मतलब समझो ये जो मेरा प्लांट है ये इस ट्यूब के अंदर ग्रो हो गया, पर अब इसने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिए। अब इस ट्यूब के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स था वो न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो गए, अब इस प्लांट को और ग्रो होने के लिए न्यू न्यूट्रिएंट की जरूरत है। तो इस प्लांट को हम इस ट्यूब में से निकाल के इसको न्यू ट्यूब के अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब कल्चर करना। सब कल्चर करना यानी प्लांट या सेल की डेथ होने से पहले ही उसका न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर कर देना। तो चाहे वो कैलस कल्चर हो चाहे लिक्विड मीडियम हो, सब कल्चरिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है। असेप्टिक कंडीशंस मतलब क्या होता है, क्लीनलीनेस मेंटेन करके रखना ताकि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अपने टिश्यू के साथ ग्रो ना होने लग जाए। तो हम जो भी ग्लासवेयर यूज करते हैं उसको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। स्टेरिलाइज यानी क्लीन करना पड़ेगा डिटर्जेंट्स और हीट की मदद से। डिटर्जेंट्स की मदद से अच्छे से सारे ग्लासवेयर को धोकर उसको हमको या तो आप हॉट एयर ओवन में रख सकते हो ताकि सारे बैक्टीरिया मर जाए, या तो फिर आप उसको ऑटोक्लेव कर सकते हो। दूसरा न्यूट्रिएंट मीडियम, जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम हम यूज करेंगे हमको उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। मालूम पड़ा उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर अगर बैक्टीरिया है तो फिर हमारा प्लांट ग्रो नहीं होगा। फिर एक्स प्लांट मतलब प्लांट का जो भी टिश्यू सैंपल आप लोगे, समझो आपने गाजर लिया, गाजर का छोटा सा टुकड़ा आपने कट किया, लेकिन वो गाजर मिट्टी में से आया है, अब मिट्टी में सॉइल बैक्टीरिया होगा, तो मेरा प्लांट अगर मैं वो मिट्टी वाला प्लांट डायरेक्ट अपने ट्यूब में डालूंगी तो मेरा पूरा का पूरा मीडियम गंदा हो जाएगा और उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी। मुझे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करना है, मुझे प्लांट की ग्रोथ करनी है। तो मैं जो भी प्लांट सैंपल लूंगी उसको यूज करने से पहले उसको क्लीन करूंगी। तो प्लांट सैंपल को क्लीन करने के लिए हम इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं और मर्क्यूरी क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। और इनॉक्यूलेशन चेंबर मतलब क्या होता है, ऐसा एक लैब में ऐसा एक चेंबर होता है, इसको बोलते हैं लैमिनार एयर फ्लो। ये देखो ऐसा एक लैमिनार एयर फ्लो होता है। ये तो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा था इसीलिए हमने मास्क वास्क कुछ नहीं लगा और इतने सारे लोग एक साथ खड़े हैं। बेसिकली ये लैमिनार एयर फ्लो है, ऐसा ऐसे इसके ऊपर कांच होती है और आपको सब कवर करके रखना पड़ता है ताकि आपके सांस से भी कोई बैक्टीरिया अंदर ना जा सके। और अंदर आप प्लांट टिश्यू कल्चर करते हो, मतलब प्लांट का छोटा सा सैंपल तोड़ के आप उसको दूसरे ट्यूब में शिफ्ट कर देते हो, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस करने के लिए वी नीड लेमिनार एयर फ्लो विद स्टेरिलाइज्ड यूवी लाइट फॉर 1 आवर बिफोर यूज। मतलब ये चेंबर को यूज करने से पहले, इसको ओपन करने से पहले इसको अच्छे से पोंछते हैं अल्कोहल से, फिर पूरा चेंबर बंद करते हैं। अंदर यूवी लाइट लगी होती है और बाहर यूवी लाइट की बटन होती है। तो चेंबर के बाहर जो यूवी लाइट की बटन रहती है, ये बटन हम चालू कर देते हैं। 1 घंटे के लिए अंदर का यूवी लाइट चालू रहने देते हैं और उस टाइम पे लैब में कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो यूवी रेडिएशन की वजह से स्किन कैंसर हो जाएगा। तो 1 घंटे के लिए हम यूवी लाइट चालू कर देते हैं ताकि इस चेंबर के अंदर जो भी बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा। और फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हम यूवी लाइट बंद करते हैं आफ्टर 1 आवर, और फिर तुरंत जाके नहीं खोलते हैं, आधा घंटा वैसे ही रहने देते हैं और फिर बाद में हम ये चेंबर खोलते हैं और उसके अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं ताकि जितने भी अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे मर जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है अदर कंट्रोल कंडीशंस। और क्या क्या कंडीशंस मेंटेन होनी चाहिए, टेम्परेचर 18 to 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको 2023 में आया था
कि जो मीडियम हम यूज करते हैं उसका पीएच कितना होना चाहिए, इट शुड बी 5 to 5.8, और ऑक्सीजन सप्लाई भी कंटिन्यूअस होना चाहिए अगर आप लिक्विड मीडियम में ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर रहे हो। माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है? माइक्रो प्रोपोगेशन यानी कि ये एक ऐसा प्लांट टिश्यू कल्चर का मेथड है जो हम बहुत ही लार्ज स्केल में यूज करते हैं। बेसिकली छोटी सी जगह पे कम रिसोर्सेज की मदद से ज्यादा प्लांट ग्रो करना, दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन। सो ऑर्गेनोजेनेसिस वाया शूट फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक, यानी स्टेम की मदद से बाकी के प्लांट के ऑर्गन्स को ग्रो करना, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। और माइक्रो प्रोपोगेशन में कौन से टाइप के प्लांट्स हम उगाते हैं जिससे अपने को पैसा मिलता है? कौन से प्लांट से पैसा मिलता है? इट इज मेनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक ऑर्किड्स, क्रिसैंथेमम, यूकेलिप्टस एंड अदर फ्रूट प्लांट्स लाइक बनाना, ग्रेप्स, सिट्रस, ऑरेंज, लेमन, जो भी है एटसेट्रा। So these are some of the applications of micro propagation. Micro propagation क्यों करना चाहिए? आपको plants के multiplication जल्दी जल्दी मिलेगा, plant जल्दी जल्दी grow कर सकते हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के प्लांट्स आप एक साथ ग्रो कर सकते हो कम जगह और कम टाइम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। प्लांट्स सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि आप लैब के अंदर ग्रो कर रहे हो, तो लैब में आप अपने हिसाब से कंडीशन सेट कर सकते हो, टेम्परेचर कंडीशन, लाइट कंडीशन सब अपने हिसाब से सेट करोगे, तो बाहर क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और आप सेम टू सेम जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बना सकते हो बिना किसी म्यूटेशन या वेरिएशन के। और ऐसे प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद से आप कोई पुराना मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट है तो उसको भी आप स्टोर करके रख सकते हो, ताकि आने वाले 50 साल 100 साल के बाद अगर नेक्स्ट जनरेशन को रिसर्च करना हुआ तो उनके पास भी ये प्लांट सैंपल अवेलेबल होगा, बस उसको टाइम टू टाइम सब कल्चर करना पड़ेगा। एंड वी कैन ऑल्सो फॉर्म सोमैटिक हाइब्रिड्स विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी इन शॉर्ट टाइम। सोमैटिक हाइब्रिड मतलब क्या होता है? बहुत सारा इंस्टा पे आपने रील देखा होगा कि समझो एप्पल और संतरे को काट के ऐसे जोड़ दिया ग्राफ्टिंग मेथड के जैसे, और उसके बीच में से धागा बांध दिया, तो उसमें से जो प्लांट ग्रो होगा उसमें एप्पल भी ग्रो होगा और संतरा भी ग्रो होगा, ऐसा कुछ तो होता है। सो दैट इज सोमैटिक हाइब्रिड्स। ये टेक्नोलॉजी भी यूज की जाती है, मिर्ची और भिंडी उगाने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है इसका? टिश्यू कल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी फॉर रैपिड प्लांट मल्टीप्लिकेशन। मतलब टिश्यू कल्चर की मदद से हम प्लांट्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स के रेयर स्पीशीज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं, हम प्लांट्स का जेनेटिक्स इंप्रूव कर सकते हैं। इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर बाय प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूअस एंड एफिशिएंट प्लांट प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद से पूरा एग्रीकल्चर फील्ड में एक अलग ही 360 डिग्री एंगल का चेंज आया है, जिसकी मदद से हमारी कंट्री थोड़ी सी और आगे बढ़ रही है और हम पॉवर्टी और जो हंगर प्रॉब्लम्स है उससे फाइट कर पा रहे हैं। सो दिस इज अबाउट टॉपिक नंबर 11.3। अब 11.4 वाला जो टॉपिक है वो हमको नहीं करना है, ठीक है? हाँ, ये सब हमने देख लिया। 11.4 वाला टॉपिक नहीं करना है, लेकिन ऐसा मेरा सजेशन है कि सिंगल सेल प्रोटीन के आप एडवांटेजेस पढ़ के जाना। सिंगल सेल प्रोटीन मतलब क्या होता है? किसी भी डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी सूखे चारे वगैरह की मदद से आप जब एनिमल्स को वो चारा खाने के लिए देते हो तो उससे उनको जो प्रोटीन मिलता है वो प्रोटीन हमारे तक भी आ जाता है विद द हेल्प ऑफ एनिमल मिल्क, एनिमल मीट, एनिमल एग। सो दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। कौन से बैक्टीरिया से क्या प्रोटीन मिलता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, वही सब बताया है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके एडवांटेजेस आप बोर्ड्स के लिए पढ़ के जा सकते हो। अभी तक तो पूछा नहीं है, बट फिर भी इफ यू वांट यू कैन रीड। टॉपिक नंबर 11.4 नहीं करना था। टॉपिक नंबर 11.5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये देखो टॉपिक नंबर 11.5 में से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, लेट अस सी। ये नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, 2023 में पूछा गया था व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन और एग्जांपल्स पूछा गया था। ठीक है, हाँ, तो 2023 के हिसाब से टॉपिक नंबर 11.5 इंपॉर्टेंट है तो वो हम देख लेते हैं। देखो, बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन, तो बायो फोर्टिफिकेशन मतलब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की मदद से फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करना। इट इज अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स, मतलब ऐसे क्रॉप्स ग्रो करना जिसमें हम न्यूट्रिशनल वैल्यू डेवलप कर देते हैं, हम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा देते हैं बाय इंक्रीजिंग their vitamin content, their mineral content, their protein content and their fat content. This approach helps to fight, combat means to fight, मतलब जब आप फूड का न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा देते हो तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा खाना खाएंगे तो भी बच्चों को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो उसकी मदद से हमारे देश में कुपोषण की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, मतलब माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी और इतने सारे लोगों तक खाना नहीं पहुंच पाता है तो उन तक खाना पहुंच जाएगा। बायो फोर्टिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसके 2 तरीके होते हैं।
एक होता है कन्वेंशनल सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जो लोग इतने सालों से कर रहे हैं, मतलब अगर मुझे अच्छी गाय चाहिए जिससे मुझे ज्यादा दूध मिले तो मैं हायर ब्रीड्स यूज करूंगी, हायर बुल और हायर काउ या बफेलो जो भी है, मैं हायर स्पीशीज के बुल और बफेलो को आपस में क्रॉस कराऊंगी ताकि मुझे हायर ब्रीड का बच्चा मिले और मुझसे ज्यादा, उससे ज्यादा मिल्क मुझे मिल सके। तो ये कन्वेंशनल यानी पुराना ब्रीडिंग मेथड है। नया जो टेक्नोलॉजी है जो ज्यादा फास्ट है, दैट इज RDNA टेक्नोलॉजी, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वी डायरेक्टली मॉडिफाई प्लांट जीन्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिएंट्स, मतलब हम यहाँ पर जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं ताकि उस प्लांट में ज्यादा आयरन, ज्यादा विटामिन, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा फैट्स और विटामिन कंटेंट्स बन सके। इसकी मदद से क्या होता है, लोगों तक ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो पाते हैं। इट एनरिचेस क्रॉप विद एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स, यानी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स डिलीवर हो पाते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन? बायोफोर्टिफिकेशन क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे खाने की क्वालिटी बढ़ती है, न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ता है, इसमें खाने में ऑयल कंटेंट और क्वालिटी बढ़ती है, ये विटामिन लेवल्स बढ़ाता है और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट भी बढ़ाता है हमारे फूड में। क्योंकि ये देखो, ये जो छोटी छोटी चीज है, अगर आयरन की कमी हो गई तो अनीमिया हो जाता है, जिंक की कमी हो गई तो हमारी बॉडी में मतलब मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है, आयोडीन की कमी हो गई तो थायराइड प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे मिनरल्स है, ये मिनरल्स भी बॉडी को मिलने चाहिए, इसीलिए बायोफोर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, गिव एग्जांपल्स ऑफ बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स। कौन से क्रॉप में कौन सा न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंप्रूव किया गया है? मेज यानी मक्के की अगर हम बात करें तो मक्के में लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ये अमीनो एसिड्स इंक्रीज किए गए हैं। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं का जो एक स्पेसिफिक वेराइटी है एटलस 66, उस गेहूं में हाई प्रोटीन कंटेंट का ये क्वालिटी इंप्रूव किया गया, मतलब प्रोटीन ज्यादा डाला गया है। देन अगर मैं राइस की बात करूं तो राइस में 5 गुना ज्यादा आयरन क्वांटिटी बढ़ाया गया। अगर हम गाजर और ये मूली वगैरह की बात करें, पालक की बात करें, तो वो पॉपॉय द सेलर मैन वाला आता था ना कार्टून, आप लोगों ने नहीं देखा होगा ऑब्वियसली। सो कैरेट्स और स्पिनच खाने से विटामिन ए तो मिलता ही है, तो हमने उसमें और विटामिन ए इंप्रूव करने की कोशिश की। करेला और टमाटर जो है उसमें हमने विटामिन सी इंप्रूव करने की कोशिश की। तो ये जो कॉमन फूड है जो हर गरीब इंसान भी खा सकता है, हम इसी खाने को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर आम पब्लिक तक न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके। बायोफोर्टिफिकेशन का एडवांटेजेस क्या क्या है? कुपोषण कम होगा, यानी इट विल रिड्यूस माल न्यूट्रिशन, इट विल इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, इट विल इंक्रीज क्रॉप वैल्यू एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि क्रॉप का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा और लोग उसकी वैल्यू भी समझेंगे, तो फार्मर्स को अच्छा प्राइस भी मिलेगा क्योंकि अच्छा न्यूट्रिएंट्स फूड है। एंड इट इज सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, और ऐसा नहीं है कि इसका आगे जाके कोई साइड इफेक्ट होगा, इट इज अ गुड सोल्यूशन, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है ये। सो बायोफोर्टिफिकेशन इज एन इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल अप्रोच टू एनहांसिंग ग्लोबल न्यूट्रिशन थ्रू एग्रीकल्चर। तो बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस ये एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम पूरी दुनिया भर की भूखमरी और माल न्यूट्रिशन और कुपोषण की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है 11.6, ये टॉपिक भी हमको करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं 11.6 में क्या दिया है। तो एनिमल हस्बेंड्री का इंट्रोडक्शन हमें क्या बताया गया है, इट इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। देखो एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको हम पाल कर उनमें से जो प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं उससे हम ह्यूमंस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, ये भी एक टाइप का एग्रीकल्चर प्रोसेस है, बट इसमें हम एनिमल्स को देखभाल करते हैं, एनिमल्स का प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। सो एनिमल हस्बेंड्री इज अ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रियरिंग, अरे क्या हो गया इसको, हाँ, सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक, यानी इसमें हम जिंदा एनिमल्स को ग्रो करते हैं, जिंदा एनिमल्स को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। इसमें साइंस, स्किल, आर्ट, जितनी भी नॉलेज है, सारी नॉलेज यूज हो जाती है ताकि हम एनिमल्स को इस तरीके से डेवलप कर सके कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट ह्यूमंस तक पहुंच सके। और इस फील्ड में कौन से पर्टिकुलर एनिमल हस्बेंड्री वाले प्रिंसिपल्स देखने मिलते हैं? कैटल रेयरिंग यानी गाय बकरी वगैरह इनको पालना, पोल्ट्री यानी चिकन का फार्मिंग करना, फिश फार्मिंग, बी कीपिंग यानी मधुमक्खी को पाल के उससे हनी वगैरह कलेक्ट करना, सिल्क वर्म को पालना, उससे सिल्क प्रोड्यूस करना, और लैक कल्चर यानी ग्लू प्रोडक्शन। सो एनिमल हस्बेंड्री का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करना चाहिए एनिमल हस्बेंड्री, हमको क्या फायदा होगा? भाई पैसा भी मिलेगा, पर और क्या फायदा होगा? तो ये एनिमल हस्बेंड्री करके हमको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि मिल्क विच इज कंसिडर्ड एज द कंप्लीट डाइट। सो वी गेट मिल्क, वी गेट एग, मीट, वुल, हनी, सिल्क एंड मेनी मोर प्रोडक्ट्स। फिर इट इम्प्रूव्स फार्म प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। ऑब्वियसली अगर आप एनिमल्स को अच्छे से पालोगे, उनका प्रोडक्ट्स अगर आपको अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा तो उससे आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट भी होगा।
इट एनहांसेस फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। अगर अच्छे क्वालिटी का मिल्क मिलेगा, अच्छे क्वालिटी का अंडा मिलेगा, अच्छे क्वालिटी का मीट मिलेगा, तो लोगों तक अच्छी क्वालिटी का फूड पहुंचेगा, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली बीमारियां कम होंगी, कुपोषण कम होगा, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम कम होगा। एंड इट बूस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी, यानी जो बेचारे गांव के लोग हैं, जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ज्यादा शहर आने का मौका नहीं मिल पाता है, तो कम से कम वो लोग एनिमल हस्बेंड्री करके अपना करियर बना सकते हैं, अपना इकोनॉमी सेट कर सकते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स। अब क्या एनिमल्स उगाना ऐसे खाऊ का खेल है? नहीं, मतलब इट इज नॉट वेरी सिंपल, इट हैज टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो फार्म्स को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है? सबसे पहली बात तो अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो आपको अच्छा एनिमल चूज करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। सो यू हैव टू सिलेक्ट हाई यील्डिंग ब्रीड्स, यानी जो ज्यादा प्रोडक्शन दे। दूसरी बात, आपको उस एनिमल का न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एनिमल ही बीमार रहेगा तो आपको वो प्रोडक्ट नहीं देगा। तो अगर आपका एनिमल हेल्दी है तो आपको प्रोडक्ट भी अच्छा मिलेगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड क्लीन एनवायरनमेंट ऑफ द एरिया जहाँ पे एनिमल रहने वाला है। आपको टाइम टू टाइम उस एनिमल को वेटरनरी के पास लेके जाना पड़ेगा, यानी डॉक्टर्स के पास लेके जाना पड़ेगा वैक्सीनेशन वगैरह दिलाने के लिए। और आपको इन एनिमल्स को ब्रीड कराने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, ताकि उनके जो बच्चे पैदा हो वो थोड़े और हायर डेवलप्ड क्वालिटी के हो। ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ टू हाई यील्डिंग एनिमल्स। तो यहाँ पर हम क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी के एनिमल सिलेक्ट करते हैं जिससे अपने को मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सके, और वो भी जो क्वालिटी हमें चाहिए वही क्वालिटी हमें मिले। तो ब्रीडिंग के अलग अलग टाइप्स हमको बताए गए हैं। पहला टाइप है इन ब्रीडिंग, दूसरा आउट ब्रीडिंग, तीसरा क्रॉस ब्रीडिंग और चौथा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इन ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप एक ही खानदान के एनिमल्स को आपस में रिप्रोडक्शन करवाते हो। देखो, दिस इज इन ब्रीडिंग, सेम एनिमल्स के बीच में रिप्रोडक्शन कराना। दिस इज आउट ब्रीडिंग, यानी कि जिनके एंसेस्टर्स दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है, ऐसे एनिमल्स के बीच में रिप्रोडक्शन कराना, उसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। सो इन ब्रीडिंग यानी 4 to 6 जनरेशन तक आपके पूर्वज सेम है, तो आप आपस की फैमिली में कजन में ब्रीडिंग करा रहे हो, दैट इज इन ब्रीडिंग। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? इट इंप्रूव्स जेनेटिक ट्रेट्स बट इट कैन लोअर फर्टिलिटी। अब इसमें क्या होगा कि जो पावरफुल कैरेक्टर्स है वो तो एक्सप्रेस होंगे, लेकिन कंटिन्यू इनब्रीडिंग कराने की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी कम हो सकती है, आई मीन फर्टिलिटी कम हो सकती है, स्टेरिलिटी बढ़ सकती है। दूसरा आता है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? मेटिंग अनरिलेटेड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो एक दूसरे से दूर दूर तक, जिनका खानदान एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे एक इंडियन है तो एक अमेरिकन है, ऐसे। तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन का प्रॉब्लम कम हो जाएगा और फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? यहाँ पर हम एक ब्रीड के सुपीरियर मेल को दूसरी ब्रीड के सुपीरियर फीमेल के साथ क्रॉस कराते हैं। जैसे कि शीप का एग्जाम्पल ले लो, एक बीकानेरी ईव और मरीनो रैम्स, एक राजस्थान एक पंजाब से है, तो ये दोनों अलग अलग टाइप की शीप है। इन दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो बच्चा हमें मिलता है उसका नाम है हिजारडेल शीप, और इस शीप में ज्यादा वूल प्रोडक्शन होता है। ये देखो, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, कहाँ गया? हाँ, ये देखो, ये बीकानेर से है, ये पंजाब, मरीनो रैम्स फ्रॉम पंजाब वगैरह, समथिंग लाइक दिस। हाँ, ठीक है। सो बाय क्रॉसिंग हिज हाँ, मरीनो रैम्स फ्रॉम पंजाब एंड बीकानेरी ईव फ्रॉम राजस्थान, हमको मिलता है हिजारडेल शीप, और ये हिजारडेल शीप में ज्यादा वुल प्रोडक्शन होता है। सो ऑब्वियसली आई विल ब्रीड दीज टू एनिमल्स ओनली फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ वुल। एंड लास्ट आता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, घोड़े और गधे के बीच का रिप्रोडक्शन कराना, यानी कि दो अलग स्पीशीज के बीच का रिप्रोडक्शन कराना। जैसे कि म्यूल, व्हेन यू क्रॉस हॉर्स एंड डोंकी, दोनों का क्रोमोसोम नंबर अलग है। हॉर्स का क्रोमोसोम नंबर है 64, डोंकी का क्रोमोसोम नंबर है 63, तो इसका गैमेट बनता है 32, इसका गैमेट बनता है सॉरी, इसका 62 क्रोमोसोम नंबर है, तो इसका गैमेट बनता है 31, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो खच्चर पैदा होता है, इसके पास क्रोमोसोम्स होते हैं 63। अब ये क्रोमोसोम नंबर सेपरेट तो हो ही नहीं सकते, मतलब हाफ हाफ नहीं हो सकते, तो ये जो खच्चर होता है ये स्टेराइल होता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि खच्चर का फायदा नहीं है, खच्चर लोड्स उठाते हैं, वजन उठाने में हेल्प करते हैं और पहाड़ चढ़ने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये आगे खुद फर्टिलिटी नहीं दिखा सकते। ठीक है। एडवांस ब्रीडिंग टेक्निक्स में कौन से टेक्निक्स आते हैं? पहला आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब समझो आपको अमेरिका के किसी गाय का स्पर्म चाहिए, अभी वो गाय उठा के नहीं ला सकते, पर उसका स्पर्म तो हम आर्टिफिशियली सेंड कर सकते हैं, इंसेमिनेट कर सकते हैं। सो इट कंट्रोल्स ब्रीडिंग यूजिंग स्टोर्ड स्पर्म, ओके। और मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो, मैंने गाय बोला क्या? बुल, स्पर्म बुल का आएगा, गाय का नहीं आएगा, गाय का एग आएगा, सॉरी, ठीक है, पर तुम समझ गए होगे। ओके, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, इसमें क्या होता है? एक ही टाइम पे एक काउ में मल्टीपल एग्स को हम मेच्योर करवाते हैं, या बफेलो में मल्टीपल एग्स को मेच्योर करवाते हैं। मतलब जो भी हमारी काउ है या बफेलो है,
उसको हम FSH हार्मोन देते हैं ताकि इस काव के ओवरी में एक ही टाइम पर मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस हो सके, और फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करके हम सारे एग को एक ही टाइम पे मेच्योर करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, ताकि हमको एक ही टाइम पे मल्टीपल एम्ब्रियो मिल सके, और फिर इन एम्ब्रियोज को हम अलग अलग सरोगेट काव के बॉडी में डाल देंगे। तो ये जो एम्ब्रियो है, ये जो गाय पैदा होगी या जो भी बच्चा पैदा होगा, जो भी बुल पैदा होगा, इसके पास जीन्स इन दोनों के होंगे, लेकिन ये ग्रो किसी और की बॉडी में होगा। तो दिस इज वन टेक्निक, एक ही टाइम पे मल्टीपल बच्चे पैदा कर सकते हो अगर आपको स्ट्रॉन्ग जीन्स चाहिए। सो दिस इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। कभी कभी इसका फुल फॉर्म आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, दूध के फार्म को कैसे मैनेज करेंगे, दूध की इंडस्ट्री को कैसे मैनेज करेंगे। तो बेसिकली डेयरी फार्मिंग में क्या क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, मिल्क को प्रोसेस कैसे करना है, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वगैरह, पैकेजिंग वगैरह कैसे करना है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। कॉमन डेयरी प्रोडक्ट्स या कॉमन डेयरी ब्रीड्स कौन से, पहले ब्रीड्स के बारे में बात करते हैं। कॉमन डेयरी ब्रीड्स कौन से हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के कैटल ब्रीड्स कॉमनली कौन से यूज होते हैं, सहीवाल, सिंधी एंड गर। ओके, सहीवाल, सिंधी, गर ये अपने इंडियन ब्रीड्स हैं। हाँ ये देखो, सहीवाल, सिंधी, गर, यस यही है ना भाई। हाँ, सहीवाल, सिंधी एंड गर, दिस इज सहीवाल, दिस इज सिंधी, दिस इज गर। और अगर एक्सोटिक ब्रीड्स की बात करें, एक्सोटिक ब्रीड्स यानी जो फॉरेन कंट्रीज से लाई गई है, दैट इज जर्सी, ब्राउन स्विस एंड होल्स्टन। सो दिस इज जर्सी, दिस इज ब्राउन स्विस एंड दिस इज होल्स्टन। वो जो अमूल डेयरी वाले उसमें आते हैं ना गाय, तो दैट इज जर्सी और होल्स्टन। ओके चलो, सो ये हो गए अपने इंडियन ब्रीड्स ऑफ काउ एंड एक्सोटिक ब्रीड्स। बफेलो ब्रीड्स की अगर मैं बात करूं तो मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाना ये कॉमन स्पीशीज है। ये देखो, मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाना ये कॉमन बफेलो स्पीशीज है। भैंस का दूध जब पीते हैं तो बोलते हैं ना, हमने तो भैंस का दूध पिया है, हमसे पंगा नहीं लेना, ऐसे बोलते हैं ना नॉर्थ इंडियंस। तो बिकॉज दे हैव हाई प्रोटीन कंटेंट एंड हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क। ओके, सो ये हो गए अपने एक्सोटिक बफेलो ब्रीड्स, इंडियन बफेलो ब्रीड्स। की प्रैक्टिसेस इन डेयरी फार्मिंग। अगर आपको तबेले को संभालना है तो आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, तबेले का ख्याल आप कैसे रख सकते हो। सबसे पहली बात तो अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो हाई यील्डिंग वाले ब्रीड्स यूज करो, ऐसे बफेलो, ऐसे काव, ऐसे बुल यूज करो जिसकी क्वालिटी हाई हो। उनका खाने पीने का ध्यान रखो, उनको जो भी खाना चारा जो भी दे रहे हो वो अच्छे से मिलना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट, सारे सप्लीमेंट्स अच्छे से मिलना चाहिए। जहाँ पे आप इन पशुओं को पाल रहे हो वहां पे सफाई रखो, वहां पे ह्यूमन मिल्किंग की जगह पे मैकेनाइज्ड मिल्किंग प्रोसीजर स्टार्ट करो। हम लोग जब टीवाई में थे, जब मैं थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में थी, तो हमको एक गो चीज के डेयरी में लेकर गए थे, गोवर्धन चीज डेयरी में। वहां पे हमने देखा था कि उनका ना कोई भी आदमी दूध नहीं निकालने जाता है, ऐसे ना पूरी मशीन है, एक बड़ा सा हॉल है और उसमें ना ऐसे अलग अलग चेम्बर बने हुए हैं और वहां पे ना ऐसे ऑटोमेटिक हाथ लगे हुए हैं, तो अपने आप काऊ का मिल्किंग होता है, मैकेनाइजेशन की मदद से काऊ का मिल्किंग प्रोसीजर होता है। तो ऐसे में हाथ वाथ भी यूज करने की जरूरत नहीं और कंटेमिनेशन का भी झंझट नहीं। ओके, एंड देन जब मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है तो अभी पूरी दुनिया दूध तो नहीं पीती, लेकिन दूध के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हम बना सकते हैं ताकि हम मिल्क प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सके, लाइक बटर, चीज, घी, खोआ एटसेट्रा। सो दीज आर डेयरी फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, मुर्गियों को कैसे पाल सकते हो, कौन सी हाई ब्रीड्स होती है एटसेट्रा। हाँ, अभी ये देखो एनिमल हस्बेंड्री में से क्वेश्चन कौन से साल में आया था, पहले वो देख लेते हैं। 2022 में एनिमल हस्बेंड्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, 2023 में भी एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन नहीं था, 2024 में था एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन लैक कल्चर के ऊपर। इसीलिए हम एनिमल हस्बेंड्री वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर पिछली साल लैक आया था तो आपको कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। ओके, कहाँ गए, हाँ। सो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि बर्ड्स को पालना, जैसे चिकन, डक, टर्की एटसेट्रा, ताकि वो हमें एग दे सके और मीट दे सके। ज्यादा एग देने वाली मुर्गी कौन सी होती है, लेयर। लेयर्स को हम बोलते हैं, दे आर यूज्ड फॉर एग प्रोडक्शन, और वो कौन सी स्पीशीज है, लेगहॉर्न स्पीशीज गिव्स मोर क्वांटिटी ऑफ एग। एंड ब्रॉयलर यानी जिसको हम मीट प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, तो मीट प्रोडक्शन के लिए कौन से वाले चिकन या बर्ड ज्यादा यूज होते हैं, रोड आइलैंड, रेड एंड असील स्पीशीज। वैसे तो बहुत सारे हैं, ब्रह्मानंद, कड़कनाथ वगैरह वगैरह, पर ये ज्यादा फेमस और ज्यादा हाई यील्डिंग स्पीशीज है। पोल्ट्री डिजीज मैनेजमेंट,
हमारे बर्ड्स को भी बीमारियां हो सकती है। जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी, तभी बर्ड फ्लू फैला था। तो बर्ड्स को भी अलग अलग बीमारियां हो सकती है, जिससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमको टाइम टू टाइम बर्ड्स को वैक्सीनेशन देना पड़ता है, साफ सफाई रखनी पड़ती है। तो बर्ड्स को कौन सी बीमारियां हो सकती है? पहला तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज बर्ड फ्लू या रानीखेत डिजीज, रानीखेत वायरस इन्फेक्शन। दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोलेरा, टाइफॉइड, ओके। देन जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी स्प्रेड कर सकता है। तीसरा है फंगल, जो बर्ड्स के स्किन के ऊपर पैचेस हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ एस्पेरिजिलोसिस। एंड चौथा है पैरासाइटिक, बर्ड्स की बॉडी में से छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे टिक्स हो जाते हैं, लाइस एंड वर्म इन्फेक्शंस, ओके। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दीज डिजीजेस। नेक्स्ट आता है एपिकल्चर। एपिकल्चर मतलब क्या होता है? मधुमक्खियों को पालना, इंसेक्ट को रेयर करना, रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी, वैक्स, रॉयल जेली एंड अदर पर्पसेस। ओके, कॉमन हनी बी की स्पीशीज कौन सी है? ये क्वेश्चन मुझे सीईटी एग्जाम में हर साल पूछा जाता है जब मैं देने जाती हूँ। तो मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आता है। 4 स्पीशीज है जो सबसे ज्यादा यूज होती है। एपिस डोर्साटा, इसका कॉमन नेम है रॉक बी। एपिस फ्लोरिया, इसका नाम है लिटिल बी। एपिस मेलिफेरा, इसका नाम है यूरोपियन बी। एंड एपिस इंडिका, इसका नाम है इंडियन बी। सो दीज आर कॉमन स्पीशीज। ये आपको कंपलसरी याद रखना है, ये आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी पूछा जा सकता है एग्जाम्पल के फॉर्म में, ओके। एंड बी कीपिंग के बेनिफिट्स क्या है? मधुमक्खी पाल के क्या फायदा होगा भाई? मध पता है ना, मध से कितनी सारी चीजें बनती हैं। कफ सिरप में हनी यूज होता है, बॉडी लोशंस में हनी यूज होता है, हर जगह हनी यूज होता है। सो इट एनहांसेस क्रॉप पॉलिनेशन, मधुमक्खी की मदद से पहली बात तो पॉलिनेशन प्रोसेस इजीली हो जाता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं बताओ चैट बॉक्स में। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हमने, इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली बोलते हैं, वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली बोलते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करो। सो ये इंसेक्ट पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है, हनी प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। इट रिक्वायर्स मिनिमल इन्वेस्टमेंट बट हाई स्किल। हनी बी को पालने के लिए, उनका जो भी पालन पोषण करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, बट थोड़ा सा स्किल होना चाहिए, थोड़ा टैलेंट होना चाहिए। एंड हनी इज न्यूट्रिशियस एंड मेडिसिनल, हनी टेस्टी भी होती है और उसको हम बहुत सारे मेडिसिन इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, स्पेशली कफ सिरप्स में एंड बॉडी लोशंस वगैरह में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है फिशरी। फिशरी यानी एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर को इसको हम पिसीकल्चर भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज पिसीकल्चर। वो राशि भविष्य देखते तो उसमें आपने देखा होगा ना, पाइसिस जिसकी राशि होती है उसके राशि के आगे मच्छी बनी हुई होती है, सो दैट इज फिशरी, ओके, पिसीकल्चर। तो इसमें बेसिकली मछली को पकड़ना, उनका रिप्रोडक्शन कराना और मार्केट में उनको बेचना, दिस इज व्हाट इज फिशिकल्चर। मुंबई तो जाना ही जाता है मछुआरों का शहर, कोलीवाड़ा नाम था पहले मुंबई का। मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली बिकॉज मुंबई इज एन आइलैंड, आजू बाजू में पानी है, तो मुंबई इज नोन फॉर फिशिंग, लोग बहुत ज्यादा फिशिंग करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। सो फिशरी कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है मरीन फिशरी, जहाँ पे आप खारे पानी से मछली पकड़ते हो फ्रॉम सी वाटर। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मरीन फिशेस कौन सी हैं? पॉम्फ्रेट, जिसको पापलेट मच्छी बोलते हैं हम, सार्डीन, बॉम्बे डक एक्सेट्रा। इनलैंड फिशरी कौन सी है? जिसको आप रिवर वगैरह में से लेते हो, रिवर से पकड़ते हो, नदी के पानी से, मीठे पानी से। तो रोहू, काटला, मृगला, दीज आर इनलैंड फिशेस। एंड एस्चुरिन फिशरी क्या होती है? जो नदी और समुद्र दोनों के बीच में जो पानी बनता है, उसके बीच में जो फिशेस रहती है उसको एस्चुरिन फिशेस बोलते हैं, जो सुंदरबन से मिलती है हमको, ठीक है। फिशरी क्यों करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले फिश फार्मिंग करने के लिए तो एक सूटेबल लोकेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पे टेम्परेचर, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी सब अच्छी हो। फिर वाटर का अच्छा सोर्स होना चाहिए, फ्रेश वाटर सोर्स अवेलेबल रहना चाहिए। फिशेस का न्यूट्रिएंट सप्लाई भी आपको ध्यान से देखना पड़ता है, और फिशेस को इन्फेक्शन ना हो, अंदर ही अंदर कीड़े ना ग्रो होने लग जाए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। फिश का जो प्रोडक्ट है या फिशेस को कैसे ड्राई करना है, उनको प्रोसेस कैसे करना है, उनको प्रिजर्व कैसे करना है, ये टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए। और फिश के क्या क्या प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, मतलब फिश को हम डायरेक्ट भी खा सकते हैं, पर उसके अलावा हमको फिश से ऑयल मिलता है, मेल मिलता है, फर्टिलाइजर्स के जैसे हम यूज करते हैं, फिश गुआनो, फिश का जो बचा हुआ ऊपर का स्केल होता है उसको हम फर्टिलाइजर्स के जैसे छिड़कते हैं, जिससे सॉइल में ज्यादा कैल्शियम क्वालिटी बढ़ जाती है। सो दिस इज फिश फार्मिंग। नेक्स्ट आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर को बोलते हैं सिल्क फार्मिंग, यानी इसमें हम सिल्क वर्म से सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इट इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन। 2 टाइप का सिल्क होता है, एक मलबरी सिल्क और एक टसर सिल्क। मलबरी सिल्क सबसे हाई क्वालिटी का सिल्क होता है, और ये जिस वर्म से हमको मिलता है उसको बोलते हैं बॉम्बिक्स मोरी, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और टसर एंड एरी सिल्क थोड़ा सा लो क्वालिटी का सिल्क है। सेरिकल्चर का फायदा क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमको? सेरिकल्चर करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता, छोटी सी जगह पे भी ये हो सकता है।
हाँ, लेकिन इसमें हम बहुत सारे ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जो रिटायर हो चुके हैं या जो हैंडीकैप्ड है, जो डिसेबल्ड है, ताकि उनका भी कुछ इनकम सोर्स बन सके। एंड क्वालिटी ऑफ सिल्क डिपेंड्स ऑन मलबरी लीव्स फेड टू लार्वे। मतलब जो अपना बटरफ्लाई का या जो अपना कैटरपिलर का जो लार्वे है, आप उस लार्वे को कौन से पत्ते के ऊपर रख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लार्वा कौन सा सिल्क बनाएगा। अगर आप उसको खराब पत्ता दोगे खाने के लिए तो वो खराब सिल्क बनाएगा, अच्छा पत्ता दोगे तो अच्छा सिल्क बनाएगा। तो मलबरी सिल्क मलबरी पत्ते को खाकर बनता है। जो वर्म्स हैं, ये वर्म्स मलबरी के पत्ते के ऊपर ग्रो होते हैं और मलबरी के लीफ को खाते हैं और फिर वे उसी का थ्रेड प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट इज व्हाई वी गेट सच सॉफ्ट सिल्क। ये देखो, ये मलबरी का पत्ता है, इस पे जब ये अंडे में से इंसेक्ट निकलता है तो ये इंसेक्ट इसी पत्ते को खाता है और फिर जब ये इंसेक्ट बड़ा हो जाता है तो ये अपने आसपास में जो ककून बनाता है, ये ककून धागा है। तो ये ककून खुलने से पहले हम इस धागे को बॉईल कर देते हैं, अंदर कैटरपिलर मर जाता है और इसमें से हम इस धागे को रिमूव कर देते हैं। दिस इज हाउ योर सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट आता है अपना लैक कल्चर, जो 2024 में पूछा गया था। लैक कल्चर इज फार्मिंग ऑफ लैक इंसेक्ट। बेसिकली इसमें हम एक इंसेक्ट के गम को ऑब्टेन करना चाहते हैं। उस इंसेक्ट का नाम क्या है? टेकार्डिया लाका फॉर लैक प्रोडक्शन। लैक के यूजेस क्या क्या है? ये हम गम के जैसे यूज करते हैं। आपने सुना होगा ना, गांव में जब शादी होती नई नई तो लाख की चूड़ी पहनाते हैं, लाख के बैंगल्स पहनाते हैं। लाख रुपया नहीं है, नहीं तो बोलोगे 1 लाख की चूड़ी, नहीं, लाख यानी लैक। लैक की बैंगल्स यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग गम की बैंगल्स होती है। ऐसा बोला जाता है नई न्यूली वेड बहू को ये पहनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होता है, ये बैंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो बैंगल्स नहीं टूटते हैं तो पति की लंबी उम्र की निशानी होती है, ब्ला 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 व्हाटएवर। सो मुझे इतना पता है कि स्ट्रॉन्ग होता है तो पैसा वसूल हो जाता है। सो इट इज यूज्ड इन बैंगल्स, इट इज यूज्ड इन टॉयज। छोटे बच्चों के खिलौने चिपकाने के लिए ये गम यूज होता है। इंक में ये यूज करते हैं। पुराने जमाने में जो इंक होता था, वो इंक देखो ऐसे डिप करके करते थे, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है, वो जो स्टिकीनेस है, वो लैक के वजह से मेंटेन रहती थी। और जो मिरर वगैरह को शाइन करने के लिए जो जेल यूज किया जाता है, दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम लैक। इंडिया में 85% प्रोडक्शन लैक का बनाया जाता है। मतलब बाहर कहीं लैक बनता ही नहीं है, क्योंकि जो झाड़, जो बाबुल के और बेर के जो पेड़ होते हैं जिसके ऊपर ये इंसेक्ट उगता है, वो पेड़ सिर्फ इंडिया में ही ज्यादा उगता है, इसीलिए लैक इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। एंड इट रिक्वायर्स आर्टिफिशियल इनोकुलेशन ऑफ होस्ट प्लांट्स। तो नेचुरली तो ये लैक मिल सकता है आपको, लेकिन अगर आपको इसका बिजनेस करना है तो आपको खुद का एक खेती बनाना पड़ेगा जिसमें आप ये प्लांट्स को ग्रो करो और उस इंसेक्ट को वहां पे लाके रखो, ताकि वो इंसेक्ट जब पॉटी करे तो वो जो उसकी पॉटी है वही रेजिन आप गम के जैसे यूज करते हो। लैक जब प्योर फॉर्म में होता है तो हम उसको शेल लैक बोलते हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या है एनिमल हस्बेंड्री का? एनिमल हस्बेंड्री प्रोसेस अगर आप ध्यान से देखने जाओ तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें हम एनिमल्स को मैनेज करते हैं ताकि हम उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। और जो लोग शहर में नहीं रहते, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनके पास एनिमल्स वगैरह हैं, तो वो अपना उससे लाइवलीहुड मेंटेन कर सके। और मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्निक्स की मदद से, न्यूट्रिशन क्वालिटी इंप्रूव करके, हम डिजीज कंट्रोल करके और मैकेनाइजेशन प्रोसेस की मदद से हम एनिमल हस्बेंड्री की मदद से अपने कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। अब टॉपिक नंबर 11.7 हमको नहीं करना है, ठीक है? हाँ, टॉपिक नंबर 11.7 नहीं करना है, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सो हम करेंगे डायरेक्ट टॉपिक नंबर 11.8। यस, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। चलो देखते हैं। सो रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बोला है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल रोल इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, स्पेशली इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, क्योंकि बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ना तो आपको इडली ढोकला मिलेगा खाने और ना ही आपको केक मिलेगा खाने। सो बिकॉज ऑफ दीज फर्मेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी गेट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज एंड एटसेट्रा। मतलब खाने के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा मिलता है हमें देखने। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर टॉपिक पढ़ने वाले। देखो आपको 2022 में सिर्फ इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आया था। लेट मी शो यू। ये देखो 2022 में टॉपिक नंबर 11.8 में से ये क्वेश्चन था। दिस इज अबाउट एंटीबायोटिक्स।
This is about organic acids, enzymes and vitamins. This is also from topic number 11.8. तो 2022 में तो सिर्फ इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आया था, फिर 2023 में नहीं था, 2024 में वापस से टॉपिक नंबर 11.8 में से क्वेश्चन आया था। तो टॉपिक नंबर 11.8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलो देखते हैं क्या दिया है, डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ओके ऑल राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में क्या बताया गया है। बेवरेज यानी ड्रिंक्स, तो अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में हमें क्या बताया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरिविसिए, या सैक्रोमाइसिस का जो दूसरा वेराइटी होता है एलिप्सॉइडस, जिसको हम ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं। ये वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, ये बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। और इसका जो दूसरा वेराइटी है एलिप्सॉइडिस, इसको हम बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट, जो अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज होता है। So these are used for fermentation of malted cereals and fruit juices to produce ethanol. यानी जो सड़ा हुआ अंगूर, सड़े हुए मेज, सड़े हुए जो भी अपने जो क्रॉप्स होते हैं उससे हम जो अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सैक्रोमाइसिस एलिप्सॉइडिस। तो कौन से टाइप का अल्कोहल प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यानी बॉइल करके प्योर अल्कोहल कलेक्ट करना इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो यहाँ पे बिना डिस्टिलेशन के हम वाइन और बियर कलेक्ट करते हैं। देन वी कलेक्ट विस्की, ब्रांडी एंड रम विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन। तो आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। अगर उसमें आपको एग्जाम्पल दिया है विस्की, ब्रांडी, रम एंड वाइन, तो वाइन विल बी द ऑड एग्जाम्पल, क्योंकि वाइन को डिस्टिल नहीं किया जाता है, वो डायरेक्ट फ्रूट जूस होता है फर्मेंट किया हुआ। लेकिन बाकी जो अल्कोहल होता है इसमें अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा होता है, इसमें अल्कोहल का परसेंटेज कम होता है। कभी भी याद रखो डिस्टिलेशन किया हुआ अल्कोहल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके सो एंड देयर आर ट्रेडिशनल ड्रिंक्स लाइक साउथ इंडियन palm wine and Goa's cashew based feni. These are also produced using fermentation. साउथ इंडिया का जो ताड़ी माड़ी इतना फेमस है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अल्कोहल जो बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस किया जाता है। इट्स अ ट्रेडिशनल अल्कोहल बेवरेज दैट वी कैन ऑब्टेन। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड्स भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं और उससे क्या फायदा होता है। पहला ऑर्गेनिक एसिड है सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एस्परजिलस नाइजर। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम सिट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। सिट्रिक एसिड का यूज क्या होता है, अपने मेडिसिन में होता है। ग्लूकोनिक एसिड का भी यूज मेडिसिन में किया जाता है। फ्यूमेरिक एसिड कौन से ऑर्गेनिज्म की मदद से बनता है, राइजोपस अराइजस की मदद से। फ्यूमेरिक एसिड का यूज हम पेंटिंग इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एसिटिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं विनेगर या सिरका जो आप बोलते हो। तो ये एसिटिक एसिड कैसे बनता है, यहाँ पे एसिटोबैक्टर एसिटी की मदद से हम यहाँ पे वेजिटेबल्स को फर्मेंट करते हैं ताकि हमको विनेगर प्रोडक्शन मिल सके। यहाँ तक सबको समझ में आया। चलो आगे देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। अभी इसमें से भी क्वेश्चन आपको पूछे गए। देखो ये अल्कोहलिक बेवरेजेस में तो क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन सिट्रिक एसिड वाला क्वेश्चन आया था। कौन सा ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प करता है, ये देखो यहाँ पे सिट्रिक एसिड वाला क्वेश्चन आया है। ओके और फ्यूमेरिक एसिड वाला क्वेश्चन आया है। तो इसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कि सिट्रिक एसिड कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है और फ्यूमेरिक एसिड कौन से ऑर्गेनिज्म से बनता है। एक बार हम पहले पूरा 11 पॉइंट टॉपिक देख लेते हैं और फिर आंसर्स मैच करेंगे, ठीक है। ओके चलो कहाँ गया, हाँ नाउ कम्स प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से कौन सा विटामिन कौन से ऑर्गेनिज्म से बनता है, वो यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल दिया, आपको सिर्फ एग्जांपल पढ़ना है। Vitamin B2 is produced by Neurospora gossypi, B12 by Pseudomonas denitrificans and vitamin C by Aspergillus niger। देखो Aspergillus niger इधर पे भी है, Aspergillus niger यहाँ पे भी है, Aspergillus niger यहाँ पे भी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स यानी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, जिसको हम डिजीज ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो कौन सा एंटीबायोटिक कौन से ऑर्गेनिज्म से बनता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ये कौन से ऑर्गेनिज्म से बनता है, पेनिसिलियम क्रिसोजिनम। दूसरा एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कौन से ऑर्गेनिज्म से बनता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। तीसरा एंटीबायोटिक है एरिथ्रोमाइसिन, ये कौन से ऑर्गेनिज्म से बनता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। और चौथा एंटीबायोटिक है ग्रीसोफुल्विन, ये कौन से एंटीबायोटिक से बनता है, पेनिसिलियम ग्रीसोफुल्वम। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब अगर एंजाइम्स की बात करें तो कौन सा एंजाइम कौन से ऑर्गेनिज्म के सोर्स से मिलेगा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मोस्टली ये जो माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं ये कौन से इंडस्ट्री में यूज होते हैं, फूड इंडस्ट्री में, ताकि फूड का क्वालिटी इंप्रूव कर सके, टेस्ट इंप्रूव कर सके।
कपड़े टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं ताकि इंक वगैरह रिमूव हो सके। ओके, तो इन्वर्टेज एंजाइम सैक्रोमाइसिस सेरेविसियस से मिलता है, ये सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है। देन एस्परजिलस नाइजर पेक्टिनेज एंजाइम बनाता है। देन कैंडिडा लिपोलिटिका लाइपेज एंजाइम बनाता है, ये एंजाइम हमारे सोप में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये एंजाइम तेल के दाग को निकालता है, इट ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन लिपिड मॉलिक्यूल्स, इसीलिए लाइपेज एंजाइम। एंड ट्राइकोडर्मा कॉनिगी इट प्रोड्यूसेस सेल्यूलेज एंजाइम। तो आपको एग्जांपल्स और उसका प्रोडक्ट याद रखना है। गिबरलिन प्रोडक्शन, ये तो चैप्टर नंबर 7 में है। गिबरलिन इज अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो कि एक फंगस से हमको मिलता है, दैट इज गिबरेला फ्यूजिकुराई। और गिबरलिन हार्मोन का क्या मेन फंक्शन है, ये पार्थेनोकार्पी इंट्रोड्यूस कराता है, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना सीड के फ्रूट को डेवलप करता है। देन ये सीड की डोरमेंसी ब्रेक करता है, यानी अगर हमारा सीड डोरमेंट हो गया है, उसका सीड कोट नहीं निकल रहा है और सीड अगर मरने वाला है तो उसकी वायबिलिटी पीरियड में ही उसकी लेयर को ब्रेक करके जर्मिनेशन कराना, वो गिबरलिन हार्मोन करता है। प्लस फ्लावरिंग भी जल्दी करवाता है प्लांट्स में ये, और ये ग्रेप्स की साइज बढ़ाने में हेल्प करता है। बेसिकली गिबरलिन का मेन काम है प्लांट की लेंथ बढ़ाना, जैसे शुगर केन, ग्रेप्स एक्सेट्रा। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स फॉर बेनिफिटिंग मेडिसिन in the field of medicine, in the field of agriculture, in the field of food and other sectors. So these are some applications. चलो अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। 2022 में वो जो मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आया था वो मैच करते हैं, ठीक है। ओके, क्लोरोमाइसिटीन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरामाइसिन। तो ये कौन सा एंटीबायोटिक्स किसके साथ आएगा, ये तो ग्रीसियस। एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रियस, ये मुझे भी ठीक से याद नहीं है, ठीक है, रुको। क्लोरो, एरिथ्रो, स्ट्रेप्टो, टेरा, लेट्स सी। हाँ ये देखो क्लोरो, हाँ इधर पे भी दिया है ना क्लोरो के लिए, अच्छा क्लोरो वाला नहीं दिया है, स्ट्रेप्टो दिया है, एरिथ्रो दिया है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में ये जो टेबल है आप ये टेबल करके जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो क्लोरो के लिए वेनिजुएले, क्लोरो, स्ट्रेप्टो के लिए ग्रीसियस, एरिथ्रोमाइसिन के लिए एरिथ्रियस और टेरामाइसिन के लिए ऑरिफेशियस। ये सब स्ट्रेप्टोमाइसिन वाला ही है, ये सब स्ट्रेप्टोमाइसिन वाला ही है, इसीलिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो क्लोरोमाइसिटीन के लिए वेनिजुएले, सीवी, एरिथ्रोमाइसिन के लिए ईई, एरिथ्रस, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए ग्रीसियस, एसजी, और टेरामाइसिन के लिए टीए। सो सीवी, एसजी, टीए। चलो मैच करते हैं। क्लोरोमाइसिटीन के लिए वेनिजुएले, सीवी, एरिथ्रोमाइसिन के लिए एरिथ्रियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, टेरामाइसिन के लिए टीए, किधर गया ऑरोफिशियंस, और स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए ये वाला। तो ये हो गया आपका ये वाला मैच द कॉलम का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सिट्रिक एसिड के लिए एसिटिक वाला आएगा, एसिटोबैक्टर एसिटी, कहाँ गया वो बैक्टीरिया। चलो अभी देखा था ना अपन ने, लाइपेज के लिए कैंडिडा लिपोलिटिका, देन एस्परजिलस नाइजर फॉर विटामिन B12, सेल्यूलेज एंजाइम, ठीक है एक बार देख लेते हैं, गलत टिक करने से अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखो, इन्वर्टेज, पेक्टिनेस, लाइपेज, सेल्यूलेज। इन्वर्टेज के लिए सैक्रोमाइसिस, पेक्टिनेस के लिए एस्परजिलस नाइजर है, लाइपेज के लिए कैंडिडा, सेल्यूलेज के लिए ट्राइकोडर्मा। तो सेल्यूलेज के लिए ट्राइकोडर्मा, लाइपेज के लिए कैंडिडा, एस्परजिलस इज फॉर पेनिसिलिनेस। पेनिसिलिनेस तो दिया नहीं है इधर पे, ठीक है। नेक्स्ट और क्या था, एंजाइम्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, विटामिन। B2 के लिए क्या दिया है, न्यूरोस्पोरा गॉसिपी दिया है, B12 के लिए सूडोमोनास, और विटामिन C के लिए एस्परजिलस। B2 के लिए न्यूरोस्पोरा, B12 के लिए सूडोमोनास और C के लिए एस्परजिलस। और भी विटामिन दिए हैं, विटामिन, हाँ ऑर्गेनिक एसिड्स, सिट्रिक एसिड के लिए एस्परजिलस नाइजर और इसके लिए अरहाइजस, तो CA एंड FR। चलो सिट्रिक एसिड के लिए एस्परजिलस नाइजर, फ्यूमेरिक एसिड के लिए राइजोपस, B2 के लिए, B12 के लिए था सूडोमोनास, B2 के लिए न्यूरोस्पोरा गॉसिपी। तो सारे हो गए बराबर।
तो देखो मुझे ही याद नहीं है, मैं इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों को तो ये डेली बेसिस पे लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर चैप्टर नंबर 11 से आपको डर लगता है, तो चैप्टर नंबर 11 का जो 11.8 वाला टॉपिक है ना, इसके सारे टेबल्स याद कर लो। 4 टेबल्स आपको पढ़ने हैं। कौन से 4 टेबल्स? एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड एंजाइम्स। ये 4 टेबल आपको कंपलसरी पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 11 में से। आप रोज इसका एग्जाम्पल लर्न करना स्टार्ट करो, टाइम लगेगा लेकिन याद हो जाएगा। 2023 में भी नहीं, 2024 में भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से क्लोरोमाइसिटीन बनता है? तो क्या आएगा इसका आंसर? इधर था ना क्लोरोमाइसिटीन वाला, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएले। क्या आएगा इसका आंसर? स्ट्रेप्टोमाइसिस। अच्छा, जब भी आप बैक्टीरिया का नाम लिखते हो तो उसको अंडरलाइन करना जरूरी है, नहीं तो 0 मार्क्स मिलेगा। सो स्ट्रेप्टोमाइसिस। और सेकंड जो जीनस का नाम होता है, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, इसका एस कैपिटल रहेगा पर इसका वी स्मॉल रहेगा। सो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएले। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो टॉपिक नंबर 11.8 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। हाँ, टॉपिक नंबर 11.9, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब इसके बारे में क्या बताया गया है? देखो सीवेज मतलब क्या होता है? गटर का पानी। सो सीवेज इज नथिंग बट म्यूनिसिपल वेस्ट, जिसमें ह्यूमंस की पॉटी, घर का कचरा, इंडस्ट्री का कचरा, अलग अलग पैथोजेनिक बैक्टीरिया सब प्रेजेंट होते हैं। तो गटर के पानी में 99.5% टू 99.9% वाटर प्रेजेंट होता है और 0.1 टू 0.5% उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है। प्लस उस गटर के पानी में अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, अलगे, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। डिपेंड करता है वो पानी कहाँ से आया है। टू मेक दिस वाटर सेफ फॉर रीयूज 4 स्टेप्स फॉलो किया जाता है। पहला है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? पहला स्टेप स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग में क्या होता है? हम पानी को ऊपर ऊपर से छान लेते हैं और उसमें से बड़ा बड़ा कचरा निकाल के बाहर कर देते हैं। और नेक्स्ट आता है ग्रिड चेंबर। ग्रिड चेंबर में क्या करते हैं? पानी को एक बड़े से टैंक से पास करते टाइम बीच में एक छन्नी लगा देते हैं, जिसकी मदद से पूरा पत्थर पत्थर ऊपर रह जाता है और सिर्फ वाटर आगे जाता है। सो दिस इज प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब ये प्योरली फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा? अपना जो पानी है, कचरे का पानी है, ये सेडिमेंटेशन में टैंक में जाएगा। सेडिमेंटेशन टैंक में जाके जितना भी हेवी कचरा है वो नीचे सेटल हो जाएगा। 50 to 70% ऑफ सॉलिड मैटर सेटल्स डाउन एज प्राइमरी स्लज एंड 30 to 40% ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया रिड्यूसेस बट स्टिल कंटेन्स डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब क्या बोला गया है? जब सेटलिंग टैंक में अपना पानी जाता है तो कचरा नीचे सेटल हो जाता है और यहाँ पे ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह होना स्टार्ट होती है। तो ऑर्गेनिक मैटर नीचे सेटल हो गया है, लेकिन थोड़ा सा जो ऑर्गेनिक मैटर बचा है, अब इस ऑर्गेनिक मैटर को, मतलब इस पानी को, हम एरेशन टैंक में भेजेंगे। एरेशन टैंक में ऑक्सीजन सप्लाई रहेगा तो यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे और वो जो 30-40% कचरा बचा था, ऑर्गेनिक वेस्ट बचा था, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को ये एरोबिक बैक्टीरिया खाना चालू करेंगे। तो पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं और ग्रिड चेंबर लगाते हैं। दूसरा स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम पानी को सेटल करते हैं। तीसरा स्टेप है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम पानी को एरेशन टैंक में भेजते हैं। तो देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या आएगा? यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी, तो यहाँ पे हम अपने पानी को एरेशन टैंक में भेजते हैं जहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे और एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होके ऊपर अपनी एक लेयर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं फ्लॉक। उस फ्लॉक में अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल डाइजेस्ट ऑल द रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी मदद से पानी के अंदर पूरा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे बैक्टीरिया ग्रो हो गए और उन्होंने पूरा ऑक्सीजन यूज कर लिया है। और लास्ट में आता है टर्शरी ट्रीटमेंट। मतलब इधर देखो, सारे ऑर्गेनिजम्स इधर पे एक सा एक पूरा काई बना लेते हैं, पूरा लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से अब और ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा। तो इस लेयर को निकाल के, थोड़ा सा ये लेयर निकाल दिया जाता है, थोड़ा लेयर इधर ही रहने देते हैं, ताकि नेक्स्ट वाटर जब आएगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ फटाक से होगी। तो अब ये जो लेयर है, इस लेयर को निकाल दिया जाता है और अब इस पानी को आगे भेजा जाता है और अब इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ देखी जाती है। यहाँ पे पहले हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे तो एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही थी। अब आगे जब हम इसको भेजेंगे तो यहाँ पर अब एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई हमने बंद कर दिया है। तो देखो इधर पे, हाँ क्या होगा अब यहाँ पे? अब ये जो वाटर है ये सेटलिंग टैंक में जाएगा, जो भी ऊपर फ्लॉक था वो नीचे ग्रेविटी की वजह से सेटल हो जाएगा और उसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज।
अब ये जो स्लज है, ये स्लज एक काई रहती है, इस थोड़ी सी काई को निकाल देते हैं, थोड़ी सी काई अंदर ही रहने देते हैं। अ पोर्शन ऑफ दिस स्लज इज रीयूज्ड इन एरेशन टैंक, तो थोड़ा सा स्लज एरेशन टैंक में यूज करते हैं, बाकी पूरा स्लज निकाल देते हैं। और अब उस पानी में एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, और ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, यानी मीथेन गैस, CO2 एंड H2S, और ये H2S गैस की वजह से स्मेल आता है। सो नाउ दिस ट्रीटेड एफ्लुएंट इज क्लोरीनेटेड, तो अब इस केमिकल वाटर में ये जो लास्ट में जो वाटर बच गया है, ये जो लास्ट में जो वाटर बच गया है पूरा फिल्टर हो चुका है, अब इसके अंदर हम क्लोरीन ऐड करते हैं और फिर इसको हम रिवर वगैरह में डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस थे वो सब इधर मर चुके हैं, हमने पूरा फिल्टर कर दिया और लास्ट में अब हम पानी को आगे सेंड कर रहे हैं। सो दिस लास्ट वाटर इज क्लोरीनेटेड टू किल एनी पैथोजन विच इज लेफ्ट ओवर, और इस पानी को फिर हम रिवर या सी में रिलीज कर देते हैं। सो द सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस हेल्प to remove harmful substances, it makes water safe for reuse and it reduces environmental pollution, मतलब environment को भी protect रखने में help करता है और water भी recycle हो जाता है। ठीक है, next आता है अपना टॉपिक नंबर 11.10, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन, यानी बायोगैस वाला टॉपिक है। ये देखो टॉपिक नंबर 11.9 में से कैसा क्वेश्चन आया था, ये दिस इज फ्रॉम 11.10 जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। हाँ ये देखो टॉपिक नंबर 11.9, ओके। तो अभी ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ बायोगैस वाला। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बायोगैस कैसे बनेगा, बायोगैस मतलब गोबर गैस, ठीक है। तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज बायोगैस प्रोडक्शन को प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, रीयूज करना है। सो बायोगैस इज अ फ्लेमेबल फ्यूल, बायोगैस की मदद से हम गैस वगैरह जला सकते हैं, प्रॉपर आग वगैरह पकड़ता है उसमें, एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, मतलब जो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब उस कचरे को सड़ाते हैं तो उससे जो गैस बनता है दैट इज कॉल्ड एज बायोगैस। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन, कॉम्पोजिशन पूछा ना तो आप बोलोगे उसमें कितना परसेंट मीथेन है, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है और कितना परसेंट हाइड्रोजन सल्फाइड और बाकी के गैसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये जो बोल्ड में पार्ट दिया गया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोगैस बनता कैसे है, एक बड़ा सा बायोगैस प्लांट होता है जिसमें मेन एक डाइजेस्टर होता है, ये देखो यहाँ पे मेन ऐसा एक डाइजेस्टर आपको दिखाई देगा, इसमें हम पूरा अपना कचरा जमा करते हैं। यहाँ पे आपका चार्ज पिट होता है जहाँ पे आप नया कचरा, गोबर, घर का कचरा सब ऐड करते जाते हो, और यहाँ पे आपका गैस कलेक्ट होता है और ये गैस इस पाइपलाइन की मदद से आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और जो बचा हुआ ड्राई कचरा रहता है वो हम बाहर निकाल लेते हैं और उससे गोबर केक्स वगैरह बनाते हैं, ओके, वो जो गोबर के उपले होते हैं। ऑल राइट, सो बायोगैस प्लांट कंटेन्स ऑफ अ डाइजेस्टर, एक बड़ा सा डाइजेस्टर होता है, स्टील का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है, जिसमें हम कचरा भरते हैं, जमीन के नीचे रखते हैं, और ऊपर गैस होल्डर, मतलब ये अपना डाइजेस्टर है और यहाँ पे ऐसा गैस होल्डर है, जो भी गैस बन रहा है ये गैस को कलेक्ट करेगा और आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अब इस डाइजेस्टर में हम क्या क्या डालते हैं, इसमें हम गाय का गोबर डालते हैं, इट इज द मोस्ट कॉमन रॉ मटेरियल बिकॉज इट कंटेन्स हाई सेल्यूलोज, इसमें बहुत ज्यादा प्लांट वेस्ट भी प्रेजेंट होता है। तो ये 3 स्टेजेस में देखने मिलता है, ये जो कचरे का डाइजेशन है ये 3 स्टेजेस में होता है। एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस अकर्स इन 3 स्टेजेस। एनारोबिक क्यों बोला है, क्योंकि ऑक्सीजन सोर्स है ही नहीं ना, ये डाइजेस्टर एक बार कचरा डाल दिया तो वो पैक हो जाता है। तो पहला स्टेप है हाइड्रोलिसिस, आपको कभी कभी स्टेप्स भी पूछा जाता है, तो पहला स्टेप है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब कौन से बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम, सुडोमोनास एक्सेट्रा। ये क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो कचरा डाला है ये इस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को ब्रेक करेंगे और उसमें से सिंपल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। दूसरा स्टेप होता है एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस क्या करता है, facultative anaerobic and acidogenic bacteria they convert these simple compounds into organic acids, मतलब ये जो भी एनारोबिक बैक्टीरिया है ये एनारोबिक बैक्टीरिया अब एसिड फॉर्म करेंगे, यानी फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा फॉर्म होगा। एंड थर्ड स्टेप होता है मिथेनोजेनेसिस, मतलब ये जो गैसेस बच गए हैं अब इससे मीथेन फॉर्म होगा। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, दे कन्वर्ट दीज एसिड्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनटू मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो मीथेन गैस है ना बच्चों, यही मीथेन गैस हम आगे पाइपलाइन में पास करते हैं, जिसकी मदद से हमारा गैस जलता है, ठीक है। तो बायोगैस के बेनिफिट्स क्या क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो ये रिन्यूएबल है, इसको आप बार बार यूज कर सकते हैं और सस्ता प्रोसेस है, इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, इट इज मल्टीपर्पज यूज, मतलब कुकिंग, लाइटिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। तीसरा, इट इज इको फ्रेंडली, यानी काला धुआं नहीं प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से लंग कैंसर वगैरह नहीं होगा, वरना चूल्हा फूक फूक के औरतों को लंग कैंसर हो जाता है।
सो इट बर्न्स क्लीनली, एयर पोल्यूशन कम होता है और वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाता है, ठीक है, साफ सफाई भी हो जाती है क्योंकि कचरा हम पूरा डाइजेस्टर में डाल देते हैं, ऑर्गेनिक कचरा। और लास्ट आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब जो बचा हुआ नीचे ड्राई कचरा बच जाएगा जिससे गैस नहीं बन सकता, उसको हम फर्टिलाइजर के जैसा यूज करते हैं, तो इट इज यूज्ड एज न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर। बायोगैस टेक्नोलॉजी एक बहुत ही सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली सोल्यूशन है एनर्जी को जनरेट करने के लिए और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है 11.11। ये टॉपिक हमको नहीं करना है, ये टॉपिक बोर्ड्स में नहीं पूछा गया है 3 साल से। डायरेक्ट हम आएंगे टॉपिक नंबर 11.12 में, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज बायो फर्टिलाइजर। कौन से ऑर्गेनिज्म बायो फर्टिलाइजर के लिए क्या रोल प्ले करते हैं। देखो, केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स तो हम इतने सालों से यूज करते आ रहे हैं, केमिकल का खाना खाते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। तो हमारे साइंटिस्ट ने एक दूसरा ऑल्टरनेटिव सोचा, दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढा, एंड दैट इज बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट एनहांस सॉइल फर्टिलिटी। मतलब ये बायो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। दे प्रमोट प्लांट ग्रोथ बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को ट्रैप करके फिक्स करके। दे सेल्यूबलाइज फॉस्फोरस और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर वगैरह को डिकम्पोज करके सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। और केमिकल फर्टिलाइजर क्या करता है, केमिकल फर्टिलाइजर इकोसिस्टम को डैमेज करता है, बट बायो फर्टिलाइजर इज इको फ्रेंडली, सस्ता भी होता है और टिकाऊ भी होता है। तो अलग अलग टाइप के बायो फर्टिलाइजर्स है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग एंड कंपोस्ट मेकिंग। पहला फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है, 71% गैस तो नाइट्रोजन ही है, तो ये नाइट्रोजन गैस को कलेक्ट करके उसको कन्वर्ट करना इनटू प्लांट यूजेबल फॉर्म, दैट इज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर का काम होता है। तो अब आपको एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए कि मैम एग्जांपल्स क्या है। तो एग्जांपल्स क्या क्या है, दो है, एक सिम्बायोटिक, एक फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक मतलब जो डिपेंडेंट होता है, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है अपनी ग्रोथ के लिए, ऐसे बैक्टीरिया। और एक कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करते। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहाँ ग्रो होते हैं, प्लांट के रूट के नीचे, रूट के नोड्यूल्स में ग्रो होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या आएगा, राइजोबियम, एनाबिना, फ्रैंकिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, बिंदास खुला घूमते हैं और एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं। तो एग्जांपल्स क्या आएंगे, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, क्लोस्ट्रिडियम एंड क्लेप्सियला। इसमें से ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये और ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया यानी जो पत्थर को डिसॉल्व करके उसमें से फॉस्फोरस रिमूव करे। इट कन्वर्ट्स इनसॉल्युबल फॉस्फेट इनटू सॉल्युबल फॉर्म ताकि प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। एग्जांपल सुडोमोनास स्ट्राइटा, बैसिलस पॉलीमिक्सा, एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज एंड एस्परजिलस स्पीशीज। एंड कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हम खाद वगैरह में यूज करते हैं या एनिमल्स के चारे में यूज करते हैं। decompose organic matter into nutrient rich humus. It includes different bacteria, fungus, actinobacteria and protozoa species जो हम मोस्टली खाद में यूज करते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया यानी अपना ब्लू ग्रीन अलगे, ये एक स्पेशल बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हमारी सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। मतलब ये काई जैसा दिखता है बट ये काफी ज्यादा सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, एनाबिना, नॉस्टॉक एंड अदर स्पीशीज। आप सिर्फ ये दो नाम याद रखो। फंगल बायोफर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, फंगल बायोफर्टिलाइजर्स दो टाइप के होते हैं। बेसिकली फंगस का काम क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करना। तो ये प्लांट्स के साथ हमेशा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहते हैं, रूट्स के साथ, और इनका काम है वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना। तो फंगस दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, एक होता है एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है, ये बाहर बाहर से जाता है, रूट के सेल के वॉल्स के बीच में से जाता है। ये देखो ऐसे सेल के वॉल्स के बीच में से जाएगा, कभी भी बीच में से नहीं जाएगा। सो दिस इज एक्टोमाइकोराइजा। इट विल एंटर थ्रू, इट विल नेवर एंटर इनटू रूट सेल्स। ये कभी भी रूट के बीच में से नहीं घुसेगा, ऐसे बीच में से नहीं घुसेगा। दिस इज एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा क्या करता है, ये रूट सेल्स के बीच बीच में से जाता है और ऐसे वेसिकल्स बनाता है, इसीलिए इसको वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये वैम प्रोड्यूस करता है, ये अंदर से जाता है सेल के, ये बाहर से जाता है। ओके, नेक्स्ट, की बायो फर्टिलाइजर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइजोबियम बिकॉज दे डू सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा है अजोटोबैक्टर, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है बट ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है फॉर नॉन लेग्यूम्स प्लांट्स, दिस इज फॉर लेग्यूम्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एस्परजिलस, सॉरी अजोस्पिरिलम दिया इधर पे, अजोस्पिरिलम इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सीरियल्स प्लांट्स में यूज होता है।
एनाबीना एंड अजोला, ये दोनों साथ में यूज होते हैं और मोस्टली चावल की खेती में यूज होते हैं. दीज आर ब्लू ग्रीन अलगे जो राइस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. एंड दिस इज अ वाटर फर्न विच इज यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोफर्टिलाइजर इन राइस फील्ड्स. तो ये दोनों राइस फील्ड्स के लिए यूज होते हैं, बाकी ये लेग्यूम्स एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए यूज होते हैं. ठीक है. एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि नेम द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया के पास ऐसा कौन सा स्पेशल सेल होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. रुको, कहाँ गया साइनोबैक्टीरिया. राइजोबियम, अजोटोबैक्टर. हाँ हाँ, ये देखो आयनाबीना एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है. दे हैव अ स्पेशल सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. मतलब ये देखो, ये अपने साइनोबैक्टीरिया के सेल्स है, ब्लू ग्रीन अलगे. इनके पास ना ऐसे एम्प्टी पॉकेट्स जैसे सेल होते हैं, इन सेल को बोलते हैं हेट्रोसिस्ट. और इसी हेट्रोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. तो आपको 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक में से एक्चुअली एक ही क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नेम द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया. इसका आंसर क्या आएगा? हेटेरोसिस्ट. ऐसे बीच बीच में से क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, बाकी सब आंसर्स तो हमने देख लिए. हाँ, लास्ट में हम बेनिफिट्स देख रहे थे. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर? सस्ता है, इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन रिड्यूस करता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करना पड़ता, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट डेवलप करता है, प्लांट की ग्रोथ को फास्ट करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. एग्रीकल्चर काफी अच्छा प्रोसेस होता है इससे एग्रीकल्चर में. एंड इट इंप्रूव्स वाटर रिटेंशन यानी वाटर रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव करता है. इट रिड्यूसेस पोल्यूशन, ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होने देता, और केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल कंटेमिनेशन कम करने में हेल्प करता है. तो बायो फर्टिलाइजर्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक कलर्स, ऑर्गेनिक सब कुछ ऑर्गेनिक हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं. सो हियर वी आर फाइनली डन विथ अवर चैप्टर. तो आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में हमारे साथ मजा आया होगा. मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, आप हमारा ऐप फ्री में इंस्टॉल करके पूरा फ्री मटेरियल यूज कर सकते हो. और अगर आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप सीईटी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो. हमारा वरदान बैच भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम पूरा सीईटी का प्रिपेयर करा रहे हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट का, फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड फॉर सीईटी स्टूडेंट्स. तो आप हमारा वरदान बैच भी ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. और अब आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन से मतलब नेक्स्ट वन शॉट वीडियो कौन से चैप्टर के ऊपर चाहिए वो कमेंट करके मुझे बताओ, तो मैं उस हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगी. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि सीईटी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारा फ्री कंटेंट हमारे चैनल पर आने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड. बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून.